अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार एसएससी इंटर लेवल की प्रैक्टिस सेट सीरीज में हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 को पहले से ही कवर कर चुके हैं और आज है बारी सेट नंबर 5 की। यह प्रैक्टिस सेट लिया गया रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 4 से, जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस वीडियो में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए। और मैथ और रीजनिंग का पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके जीएस एग्जाम पॉइंट पे देखने को मिलेगा, जहां से आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही जीके जीएस का भी पीडीएफ मिलेगा जिसमें पूरा सॉल्यूशन दिया रहेगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को और देखते हैं आज आपका कितना स्कोर आता है। तो पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह को देहांत हुआ था? किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? तो एक का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया 1857 को, बी में दिया गया 1858 को, सी में दिया गया 1859 को और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो पहला का राइट आंसर बताइएगा। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। इन्होंने अनेक बार अंग्रेजी सैनिकों को पराजित किया था। सर्वप्रथम जुलाई 1857 को कैप्टन डनवर को पराजित किया था। कैप्टन डनवर को पराजित किए थे और वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। दूसरा नंबर प्रश्न, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक हुए? तो दूसरा का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया है अंबिका चरण मजूमदार, बी में दिया गया रास बिहारी घोष और सी में दिया गया चित्तरंजन दास और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दो का राइट आंसर बताइएगा। दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक हुए। 1916 में लखनऊ समझौता में 1916 में हुए लखनऊ समझौता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था और मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। आगे तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, सीधी कार्रवाई दिवस जिसे डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा जाता है की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? तो तीसरा का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना, बी में दिया गया महात्मा गांधी, सी में दिया गया जयप्रकाश नारायण और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का राइट आंसर बताना है। तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को यह घोषणा किया गया था। 16 अगस्त 1946 को कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव प्रकाशित किया था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में पाकिस्तान देश की मांग को खारिज कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने इसके साथ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस प्रारंभ कर दिए थे। चौथा नंबर प्रश्न, अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? तो चार का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया रॉलेट अधिनियम, बी में दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव, सी में दिया गया जलियांवाला बाग दुर्घटना और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फोर का राइट आंसर बताना है। फोर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग की दुर्घटना जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेजिडेंट एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाया। लगभग 1000 लोगों की हत्या हो गई। पांचवा नंबर प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास को हासिल किया था? भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास को हासिल किया था? ए में दिया गया 8वीं योजना, बी में दिया गया 10वीं योजना और सी में दिया गया 11वीं योजना और डी में दिया गया 9वीं योजना। तो 5 का राइट आंसर बताना है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना।
8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक चला। 1992 से 1997 तक। 1990 की जगह 1992 में प्रारंभ किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य को, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.6, उसे हासिल किया 6.8 हासिल किया गया। इसी के आगे 6ठा नंबर प्रश्न, परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए में दिया गया द्वितीयक क्षेत्र, बी में दिया गया है उद्योग क्षेत्र, सी में दिया गया है तृतीयक क्षेत्र और डी में दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र। तो 6 का राइट आंसर बताना है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों या 3 संसाधनों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक में यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधि में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, उसे द्वितीयक क्षेत्रक कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्रक में विभिन्न प्रकार की सेवाएं और वितरण को शामिल किया गया है, जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण आदि। 6 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। डैश के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो 7 का राइट आंसर बताना है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया है, और यही उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की जाती है। 8 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो 8 का राइट आंसर बताना है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 159 में, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यातित कर सकते या जारी करता है। आगे 9वां नंबर प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न में कहा गया है 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो 9 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया है लॉर्ड कर्जन, बी में दिया गया है लॉर्ड जेम्सफोर्ड, सी में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी और डी में दिया गया है लॉर्ड इरविन। तो 9 का राइट आंसर बताना है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड जेम्सफोर्ड। लॉर्ड जेम्सफोर्ड 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। आगे 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न में 10 नंबर प्रश्न, मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 10 का राइट आंसर बताना है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदेश्वर तिवारी। नर्मदेश्वर तिवारी जो मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नर्मदेश्वर तिवारी को नियुक्त किया गया। नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के सिवान जिले के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 11 से 21 तक के मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप लोग दिए गए पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए में दिया गया है यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। बी में दिया गया है इनकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है, और सी में दिया गया यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर बताना है। 22 का राइट आंसर बताना है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी केवल ए। यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। अवतल दर्पण में समांतर किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मुख्य फोकस पर अभिसारित हो जाती है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। उत्तल दर्पण में समांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से अपसरित होते हुए प्रतीत होती है। 23 नंबर प्रश्न में कहा गया है एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल F लगाया गया है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? इसका राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया ऋणात्मक, बी में दिया गया शून्य, सी में दिया गया ज्ञात और डी में दिया गया धनात्मक। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। यदि कोई कार्य बल की दिशा में हो तो वह धनात्मक होता है और यदि कोई कार्य बल के लंबवत में हो तो वह शून्य होता है और यदि कोई कार्य बल के विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक होता है। बल के विपरीत दिशा में हो रहा है। 24 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, मायोपिया से संबंधित है? तो ए में दिया गया है एक व्यक्ति जो निकट की वस्तुओं और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, और बी में दिया गया एक व्यक्ति जो निकट की वस्तुओं और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, और सी में दिया गया है एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, और डी में दिया गया है एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। तो 24 का राइट आंसर बताना है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब निकट दृष्टि दोष या मायोपिया होता है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, वे रेटिना पर केंद्रित होता है। हाइपरमेट्रोपिया जिसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसमें उत्तल लेंस का उपयोग कर ठीक किया जाता है। 25 नंबर प्रश्न न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार डैश है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार डैश है। तो 25 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया है प्रत्येक क्रिया की असमान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे एक ही पिंड पर लगते हैं। बी में कहा गया है प्रत्येक क्रिया की समान और लंबवत प्रतिक्रिया होती है और वे दो अलग अलग पिंडों पर लगती है, और सी में कहा गया है प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे दो अलग अलग पिंड पर लगती है, और डी में कहा गया प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे एक ही पिंड पर लगते हैं। तो 25 का राइट आंसर बताना है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे दो अलग अलग पिंडों पर लगती है। जितना बल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाती है। यह एक समान और समान शब्द का अर्थ है कि दोनों बलों का माप बराबर होता है। आगे प्रश्न संख्या 26 से लेकर 30 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो 31 का राइट आंसर बताना है। ए में असम, बी में दिया गया उत्तराखंड, सी में गुजरात और डी में झारखंड। तो 31 का राइट आंसर बताना है कि किस राज्य में भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात के लिंगानुपात 919 है। गुजरात का लिंगानुपात 919 है और संयुक्त भारत का लिंगानुपात 943 है जो कि उससे कम है। और 958 उत्तराखंड के असम की लिंगानुपात 958 है, 958। और उत्तराखंड की बात की जाए तो 963 है, 963 लिंगानुपात है और झारखंड में 948 है। आगे 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न में बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में
स्थित है? बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा जिला बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में स्थित है? तो पूरब में जिला है, बताना है 32 का राइट आंसर। ए में दिया गया किशनगंज, बी में भागलपुर, सी में कटिहार और डी में पूर्णिया। तो 32 का राइट आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। बिहार के नक्शे पर किशनगंज जिला सर्वाधिक पूरब में स्थित है और कैमूर जिला बिहार के सबसे पश्चिम में स्थित है, जबकि गया जिला बिहार का सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है। बिहार में कुल 38 जिले हैं, 38वां जिला अरवल जिला है। बिहार में कुल 38 जिले हैं और 30वां जिला और सबसे नया जिला अरवल जिला है। बिहार में पुलिस जिला की संख्या कुल 40 है। 33 नंबर प्रश्न, सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? तो 33 का राइट आंसर बताना है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में सेल्वास वन स्थित है। दक्षिण अमेरिका में विषुवतीय वनों का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में संसार की सबसे हल्की लकड़ी बाल्सा मिलती है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में मिलती है। 34 नंबर प्रश्न में पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो 34 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया ऑस्ट्रेलिया में, बी में अर्जेंटीना में और सी में हंगरी में और डी में वेनेजुएला में। तो पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? 34 का राइट आंसर बताना है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हंगरी में पाया जाता है। वह क्षेत्र जहाँ शाकीय पौधा का प्रभुत्व होता है घास भूमि क्षेत्र कहलाता है। पुछताछ हंगरी में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है और पंपास अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 35 का राइट आंसर बताना है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ है, 1978 में पारित हुआ है। राष्ट्रपति जिस विषय पर पूर्व में अनुमति दे चुके हैं उस विषय पर पुनः विचार के लिए नहीं भेजा जाता है। आगे 36 नंबर प्रश्न, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? ए में दिया गया माही नदी, बी में चंबल नदी, सी में ताप्ती नदी और डी में नर्मदा नदी। तो 36 का राइट आंसर बताना है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इस प्रताप के गिरने से उस स्थान पर कुहासा या धुआं सा बन जाता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है जो बराही नदी पर स्थित है। 37 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। तो 37 का राइट आंसर बताना है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील या सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। भारत का पहला रामसर साइट भी है। इसे 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया। 1981 में रामसर साइट का दर्जा मिला। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है। भारत में सर्वाधिक लवणता वाला झील सांबर झील है। सांबर झील जो राजस्थान में स्थित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे 38 नंबर प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो 38 का राइट आंसर बताना है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी लेगो विल्फेरो से मिलकर होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आगे 39 नंबर प्रश्न,
पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य में है? पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य है? तो 39 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, बी में दिया गया भारत मालदीव के मध्य, सी में दिया गया भारत श्रीलंका के मध्य और डी में दिया गया है भारत और दक्षिणी कोरिया के मध्य। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी एवं पाक खाड़ी को जोड़ती है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 40 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 40 का राइट आंसर बताना है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 1975 में अधिकारित मान्यता दी गई थी। 1975 में अधिकारित मान्यता दी गई। राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और 6 अप्रैल को खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 18 दिसंबर को प्रति वर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 41 नंबर प्रश्न संख्या 41 से लेकर 50 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 51 नंबर प्रश्न, प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ए में दिया गया है उन दिशाओं में परिवर्तन जिनमें पौधों के भाग बढ़ते हैं। बी में दिया गया उनके द्वारा उत्पादित फूल के अंडाशय और परागकोश के आकार में परिवर्तन। सी में दिया गया है उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली पत्तियों और फलों के आकार में परिवर्तन। और डी में दिया गया उनके जड़ों के शाखन स्वरूप में परिवर्तन। तो 51 का राइट आंसर बताना है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में परिवर्तन उन दिशाओं में होता है जिसमें पौधों के भाग बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्मों का चयन कीजिए। तो इसमें जो मिलाया गया वो सही है, उसको जांच करना है। तो ए में दिया गया प्रतिरोध ओम, प्रतिरोधकता को ओम मीटर से मापा जाता है और प्रतिरोध को वोल्ट या एम्पीयर मीटर से मापा जाता है या प्रतिरोधकता को ओम मीटर से मापा जाता है। सी में दिया गया है प्रतिरोध एम्पीयर मीटर से मापा जाता है, प्रतिरोधकता को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और डी में दिया गया है प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है और प्रतिरोधकता को वोल्ट मीटर से। तो इसका राइट आंसर जो होगा कि प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है और प्रतिरोधकता को ओम मीटर से मापा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अवरोध उत्पन्न करना उसी को प्रतिरोध कहते हैं। 53 नंबर प्रश्न, यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यू, जी और एच किसी वस्तु के क्रमशः आरंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई है तो इसका अंतिम वेग यू निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो 53 का राइट आंसर बताना है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AGH। 54 नंबर प्रश्न में वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 54 का राइट आंसर ए में दिया गया है पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ साथ वाष्पीकरण घटता है। और बी में दिया गया पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। और सी में दिया गया पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण भी बढ़ता है। और डी में दिया गया वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 54 का राइट आंसर बताना है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ साथ वाष्पीकरण भी बढ़ता है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि वाष्पीकरण केवल द्रव की सतह पर होता है। द्रव के सतह पर मौजूद अणु आसपास के वातावरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चले जाते हैं। 55 नंबर प्रश्न में सक्रियता श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव है? सक्रियता श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव है? तो 55 का राइट आंसर बताना है।
55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 56 से 60 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो 61 का राइट आंसर बताना है। ए में शंघाई, बी में बीजिंग में, सी में सिंगापुर और डी में नई दिल्ली। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शंघाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। 15 जुलाई 2014 को स्थापना हुई थी, 2014 को। केवी कामथ न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रथम अध्यक्ष बने थे। केवी कामथ न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रथम अध्यक्ष बने थे। 62 नंबर प्रश्न। ईएमआई में ई किसके लिए आता है? ईएमआई जी कर्जा के पूर्ण भुगतान से संबंधित है, उसमें ई किसके लिए आता है? तो ई का फुल फॉर्म बताना है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इक्वेटेड ईएमआई ई से संबंधित है। 63 नंबर प्रश्न। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए में दिया गया है 3 साल, बी में 4 साल, सी में 5 साल और डी में 6 साल। 63 का राइट आंसर बताना है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा की संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 80 में वर्णित है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अति अवकाश ग्रहित होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। याद रखिएगा, 1/3। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 64 नंबर प्रश्न। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो 64 का राइट आंसर बताना है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैमूर जिला। बिहार का कैमूर जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है। बिहार के जिलों में सबसे अधिक वन क्षेत्र कैमूर जिला में है। कैमूर जिला में वन क्षेत्र लगभग 1051.56 वर्ग किलोमीटर है। 1051.56 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। जिला के वनावरण प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा कैमूर में है, कुल 31.56%। 31.56% वन पाया जाता है। और दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर जमुई आता है। दूसरे स्थान पर जमुई और तीसरे स्थान पर नवादा। नवादा में कुल 20.72% वन क्षेत्र पाया जाता है। तीसरे स्थान पर नवादा और दूसरे स्थान पर जमुई। 65 नंबर प्रश्न। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? कंफ्यूज नहीं होना है, 2001 के पूछा गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 47.53% 2001 की जनगणना के अनुसार है। और बिहार की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 61.80% है। 2011 के जनगणना के अनुसार 61.80% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.02% है, 71.20% है। और महिला साक्षरता दर 51.50% है। आगे 66 नंबर प्रश्न। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 66 का राइट आंसर बताना है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जो कि 1880 प्रति व्यक्ति 1000 किलोमीटर पर निवास करती है। 1880 शिवहर का। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला 488 कैमूर का है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर है। 1106। 67 नंबर प्रश्न। बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो 67 का राइट आंसर बताना है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागलपुर में। बिहार के भागलपुर जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भागलपुरी रेशम या टसर रेशम भारत में भागलपुर बिहार के रेशम साड़ियों और अन्य कपड़ों की एक पारंपरिक थैली है। सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है।
68 नंबर प्रश्न, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो 68 का राइट आंसर बताना है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। बिहार भारत का प्रथम राज्य जहां पंचायती राज और नगर पालिकाओं में 50% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। 69 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 69 का राइट आंसर बताना है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनके बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। 70 नंबर प्रश्न, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना किए थे? तो 70 का राइट आंसर बताना है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग आंदोलन 1916 के दौरान तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिए। अप्रैल 1916 में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा किए थे। प्रश्न संख्या 71 से लेकर 80 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के 81 नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग गैस को द्रवित करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग गैस को द्रवित करने के लिए किया जाता है? 81 का राइट आंसर बताना है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दाब बढ़ाना और तापमान को घटाना। दाब को बढ़ाना और तापमान को घटाना। गैसों को द्रवित करने के लिए हमें गैस के अणुओं को एक साथ करीब लाना होता है ताकि वे तरल अवस्था में परिवर्तन हो सके। गैसीय अवस्था में अणु दूर दूर होते हैं और इनके बीच आकर्षण बल बहुत कमजोर होती है। 82 नंबर प्रश्न, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH यौगिक लगभग समान रासायनिक गुण दर्शाती है क्योंकि वे डैश से संबंधित है। तो 82 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया है, एक आवधिक श्रेणी से संबंधित है, एक विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित है, एक विषम जातीय श्रेणी से संबंधित है और एक समजातीय श्रेणी से संबंधित है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक समजातीय श्रेणी से संबंधित है। ये सभी लगभग समान रासायनिक गुण दर्शाती है क्योंकि वे एक सभी समजातीय श्रेणी से संबंधित है। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है? तो 83 का राइट आंसर बताना है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन शब्द का उपयोग परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले कणों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। आगे 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो 84 का राइट आंसर बताना है। 84 का राइट आंसर ए में दिया गया गैस का निर्माण, बी में दिया गया अपक्षेप का निर्माण और सी में दिया गया भौतिक अवस्था में परिवर्तन और डी में दिया गया रंग में परिवर्तन। तो 84 का राइट आंसर बताना है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी ए, बी, सी और डी होंगे। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिकारक, एक या एक से अधिक भिन्न पदार्थ उत्पादों में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैसों का निर्माण, अपक्षेप का निर्माण, भौतिक अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन, ये सभी होगा। 85 नंबर प्रश्न। 85 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो 85 का राइट आंसर बताना है।
85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक आयनों का आदान प्रदान करके दो नए उत्पाद बनते हैं। 86 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 86 से लेकर 90 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 91 का राइट आंसर बताना है। ए में 1770 में, बी में 1773 में, सी में 1775 में और डी में 1772 में। तो 91 का राइट आंसर बताना है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। अंग्रेजी कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ब्रिटिश सरकार से आर्थिक सहयोग की मांग की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने अपनी कंपनी को आर्थिक सहयोग देने पर विचार करने के लिए एक गुप्त समिति बनाई थी। उस समय वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 92 नंबर प्रश्न, भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था? भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था? तो 92 का राइट आंसर बताना है कि कहाँ स्थापित किया गया था। ए में कलकत्ता, बी में दिल्ली, सी में पंजाब और डी में पटना। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है और 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, 25 हाई कोर्ट है। 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो 93 का राइट आंसर बताना है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंगल, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के संघ सूची में 98 विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है और समवर्ती सूची में मूल संविधान के 47 विषय था लेकिन वर्तमान में 52 विषय है। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है, लेकिन कानून बनने के बाद अगर उसमें कुछ मतभेद होता है तो संसद के द्वारा पारित किया गया अधिनियम पारित किया जाता है। आगे 94 नंबर प्रश्न, 94 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो 94 का राइट आंसर बताना है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान भारत में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार प्रदान करता है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। कालिदास सम्मान की शुरुआत 1980 में हुई थी। आगे 95 नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 95 का राइट आंसर बताना है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1949 में। आरबीआई की स्थापना 1934 में किया गया था। आरबीआई की स्थापना 1934 में किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को बम्बई में और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। आगे 96 नंबर प्रश्न, 96 नंबर प्रश्न में भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? तो 96 का राइट आंसर बताना है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी छोर और उत्तरी पूर्वी छोर भारत में नहीं होती है, उसमें हल्का फल्का टिप टाप जैसी बारिश होती है। और सर्वाधिक बारिश की बात किया जाए भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में तो पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है। 97 नंबर प्रश्न, 97 नंबर प्रश्न में कहा गया है 97 नंबर प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो ए में दिया गया पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में, चिल्का झील उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में, बुलर झील कश्मीर में, बुलर झील कश्मीर में स्थित है।
और सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है, सांभर झील। तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए 3142, 3142 होगा। 98 नंबर प्रश्न, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो 98 का राइट आंसर बताना है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर स्थित है। ब्रिटेन ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को शून्य मानकर उसके आधार पर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की गति, स्थितियों और समय की गणना करती है। 99 नंबर प्रश्न, वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द डैश से संबंधित है? बेल, डाउन्स, पंपास आदि शब्द किससे संबंधित है? तो 99 का राइट आंसर बताना है। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घास के मैदान से। घास के मैदान से। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और पंपास अर्जेंटीना में घास के मैदान है। आगे 100 नंबर प्रश्न, 100 नंबर प्रश्न में कहा गया है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो 100 का राइट आंसर बताना है। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है, सबसे बड़ा गोबी मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका का एकमात्र मरुस्थल थार मरुस्थल है। प्रश्न संख्या 101 से 110 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 111 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयन सांद्रताओं को पीएच पैमाने पर मापा जाता है? निम्नलिखित में से किस आयन सांद्रता को पीएच पैमाने पर मापा जाता है? तो 111 का राइट आंसर बताना है। 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन आयन सांद्रता को, हाइड्रोजन आयन सांद्रता को पीएच, अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय माना जाता है, और पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 है तो उदासीन माना जाता है। 112 नंबर प्रश्न, पौधों की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है जबकि अंकुर सामान्यतः ऊपर की ओर और जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियों और जड़ों की ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? 112 का राइट आंसर बताना है। 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वानुवर्धन के कारण जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्धन दर्शाता है। इसका मतलब है कि वे गुरुत्वाकर्षण की दिशा में यानी नीचे की ओर बढ़ती है, और जड़ों की मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करने और पानी और पोषक तत्वों को खोजने में मदद करता है। आगे 113 नंबर प्रश्न, 113 नंबर प्रश्न में रक्तचाप, लार आना और उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाएं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रक्तचाप, लार आना और उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क में मज्जा के कारण। मज्जा पश्च मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है जो रीढ़ की हड्डी में लगातार बना रहता है। यह कई महत्वपूर्ण अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो जीवन के लिए आवश्यक होता है। 114 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से जटिल अस्थायी ऊतक से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत कथन की पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। तो ए में दिया गया है जटिल ऊतक में पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा शामिल है। बी में एक जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। सी में एक जटिल ऊतक में कोशिकाएं एक समान कार्य करने के लिए एक साथ काम करती है। और डी में संवहन मंडल जटिल ऊतकों की एक विशिष्ट विशेषता है। तो 114 का राइट आंसर बताना है। 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जटिल ऊतक में पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा शामिल होता है। जटिल अस्थायी ऊतक पादप ऊतक तंत्र का एक प्रकार है। सरल अस्थायी ऊतक में विपरीत जटिल अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो एक साथ एक इकाई के रूप में काम करते हैं। 115 नंबर प्रश्न, 115 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं? तो 115 का राइट आंसर बताना है। 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जिबरेलिन्स। तो 115 में पादप हार्मोन जिन्हें फाइटोहोर्मोन भी कहा जाता है, पौधों में वृद्धि, विकास और विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला रासायनिक संवहन है। प्रश्न संख्या 116 से 120 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 121 नंबर प्रश्न, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? तो 121 का राइट आंसर बताना है। 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 बजे होंगे, दोपहर के 2 बजे होंगे। ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। 122 नंबर प्रश्न, भारत का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? भारत का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? तो 122 का राइट आंसर बताना है। 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, और 54वां और 55 नंबर में टाइगर रिजर्व जो धौलपुर करौली में स्थित है, राजस्थान में। 123 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो 123 का राइट आंसर बताना है। 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, कि यहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है, जो कि पूरे राज्य में पहला स्थान बिहार का आता है। 124 नंबर प्रश्न, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को कितने अनुसूचियों में शामिल किया है? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को कितने अनुसूची में शामिल किया है? 124 का राइट आंसर बताना है। 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची में शामिल किया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय का समावेशन किया गया है। 125 नंबर प्रश्न, इजिप्ट की राजधानी का नाम क्या है? इजिप्ट की राजधानी का नाम क्या है? तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काहिरा। काहिरा इजिप्ट की राजधानी है और मिस्र देश की मुद्रा पाउंड है। 126 नंबर प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का प्रथम डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? हाल ही में भारत का कौन सा राज्य प्रथम डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? तो 126 का राइट आंसर बताना है। 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य भारत का प्रथम राज्य है जो पूरी तरह डिजिटल साक्षर बना है। 127 नंबर प्रश्न, 127 नंबर प्रश्न में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई हैं। और 53वें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत है, जो कि 53वें, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो सूर्यकांत है, सूर्यकांत है। 128 नंबर प्रश्न, तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 पदक। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल एक पदक जीते हैं। 129 नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम एटीएम वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की प्रथम एटीएम वाली ट्रेन कौन सी है? किस ट्रेन में एटीएम लगाया गया है? तो 129 का राइट आंसर बताना है। 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस देश की प्रथम एटीएम वाली ट्रेन बनी। पंचवटी एक्सप्रेस जो मुंबई मनमाड के बीच चलती है। 130 नंबर प्रश्न, शून्य गरीबी योजना का नाम संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? शून्य गरीबी योजना का नाम भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? 130 का राइट आंसर बताना है। 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई कि अंबेडकर के नाम पर शून्य गरीबी योजना का नाम रखा जाए। इस योजना की शुरुआत डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 135वीं जयंती, डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती जो 2025 में 14 अप्रैल
1925 को शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 131 से लेकर 140 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। 141 नंबर प्रश्न से देखते हैं। 141 में कहा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट के धोवन सोडा तैयार करने की सर्वोत्तम विधि की पहचान कीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट से धोवन सोडा तैयार करने की सर्वोत्तम विधि की पहचान कीजिए। तो 141 का राइट आंसर बताना है। 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से धोवन सोडा तैयार करने की सर्वोत्तम विधि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करना है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। 142 नंबर प्रश्न। 142 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य कर सकता है या कार्य करता है। तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार कोशिकांग है, इसीलिए इन्हें कोशिका का प्रोटीन या कारखाना भी कहा जाता है। 143 नंबर प्रश्न। जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं डैश और रंध्र डैश हो जाती है। तो 143 का राइट आंसर बताना है। 143 ऑप्शन नंबर डी, द्वार कोशिकाएं उभर जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। द्वार कोशिकाएं उभर जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। 144 नंबर प्रश्न। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 144 का राइट आंसर बताना है। 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। 145 नंबर प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 145 का कथन को देखते हैं। एक में कहा गया ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है, और दूसरा में कहा गया ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूप के लिए आवश्यक है, और 3 में कहा गया ओजोन विषनीय है। तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित होता है, जिसे O3 भी कहा जाता है, और ऑक्सीजन O2 जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 46 से लेकर 50 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के आप लोग दिए गए PDF से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए